उसी को ही अपन रिपीट करेंगे इसके अंदर। ये टॉपिक है कॉन्शियसनेस एंड इट्स इंस्ट्रूमेंट्स, कि चेतना और उसके उपकरण। पहले तो ये हमारे क्लैरिटी नहीं है इस बारे में कि चेतना जो शब्द है वास्तव में उसका अर्थ क्या है, कि आज इसकी चेतना अच्छी नहीं है या फिर चेतना क्या चीज। और वास्तव में हम जिसको चेतना समझते हैं वो हो सकता है हम कोई इंस्ट्रूमेंट्स को ही चेतना समझ बैठ रहे हों। तो एटलीस्ट कम से कम माइंड के स्तर के ऊपर जितना हम इस विषय में क्लियर हो सकें उतना एटलीस्ट हमारे लिए ठीक होगा, क्योंकि आगे भी ये शब्द बार बार आता है, या कितने कॉन्टेक्स्ट के अंदर ये रेकर करता है, मतलब पुनरावर्तन होता है इसका। तो माँ दो चीजों के बारे में बोल रही है, कॉन्शियसनेस और वे उपकरण जिनके द्वारा कॉन्शियसनेस अपने आप को अभिव्यक्त करती है। तो इसमें पहले तो माँ कह रही है लेट अस टेक द इंस्ट्रूमेंट्स। इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में उनकी एटलीस्ट कम से कम सतही क्रिया के बारे में हम थोड़े थोड़े तो सचेतन है, क्योंकि वास्तव में उनकी क्रिया के बारे में हम पूरे रूप से सचेतन नहीं हैं। जो हमको सतह के ऊपर हमारा फिजिकल बीइंग भी दिखता है, हम उसकी वास्तव में क्रिया के बारे में कितने सचेतन हैं। आप थोड़ी जानते हो कि आपके इंटरनल ऑर्गन्स हैं वो किस तरीके से काम कर रहे हैं, शरीर की क्रियाएं हैं वो किस तरीके से काम कर रही है, और इवन शरीर के अंदर कितनी आपके अंदर लेटेंट फैकल्टीज हैं, कि एक व्यक्ति अपने शरीर से जितना बोझा उठा सकता है, कोई जितना उससे भाग सकता है, या जो जो शारीरिक कर्म कर सकता है, सारे लोग बराबर उस तरीके से नहीं कर सकते। तो इवन फिजिकली जो आदमी अपने आप को कल्टीवेट करता है, अपने फिजिकल बीइंग को जितना ही कल्टीवेट करता है उतनी ही उसकी लेटेंट जो पोटेंशियलिटीज है, उसकी संभावनाएं हैं, उनके ऊपर क्रिया कर सकता है। ये तो उस बीइंग की बात है जो हमको सतह के ऊपर नजर आता है और सारे दिन जिससे हम इंटरेक्ट करते हैं। पर इससे ऊपर जो आपका इमोशनल बीइंग है, आपकी फीलिंग्स हैं, आपका वाइटल बीइंग है, जो आपके कर्मों को प्रेरित जरूर करता है, पर उसके बारे में न तो आप कोई सचेतन रूप से जानते हैं कि वो हो क्या रहा है, न उसकी क्या पोटेंशियलिटीज हैं, उसकी संभावनाएं क्या हैं, वो तो आप बिल्कुल भी नहीं जानते। और थॉट्स, जिसको हम विचार कहते हैं, वास्तव में अगर उसका विश्लेषण करें तो वो अपने आप में प्योर विचार तो शायद ही कोई होता होगा। वो सारे विचार आइदर तो आपका जो फिजिकल या वाइटल बीइंग है उसी की तृप्ति के इर्द गिर्द बुने गए होते हैं। आपका जो सामान्य जीवन है उसी के संचालन के लिए आपका जो ईगो है, आपकी सामाजिक जीवन है, आपका जो मैकेनिकल जो लाइफ है, उसी के इर्द गिर्द बुने हुए विचार हैं। वास्तव में प्योर थॉट कोई भी नहीं है। आप विश्लेषण करो सुबह से लेकर रात तक का, तो एक आइडिया, एक कोई विचार किसी चीज के ऊपर या किसी स्थिति के ऊपर मूलभूत कोई आपका थॉट तो होता नहीं है। जो आपको मीडिया के द्वारा, आपके परिवेश के द्वारा परोसा जाता है, आप करीब करीब उन्हीं को अपने तरीके के कॉम्बिनेशंस के आधार पे सोच के ये सोचते हो कि आप इंडिपेंडेंटली सोच रहे हो, पर मूल रूप से कोई एक स्वतंत्र विचार आपने आज तक शायद ही कोई अपने थ्रू पास किया हो। तो जो सबसे आपकी पोटेंट जो पावर है थॉट, क्योंकि वास्तव में तो सारी क्रांति, सारी चीज शुरू तो थॉट से होती है, एक विचार आता है। जितनी भी आप क्रांतियां या जो कुछ भी देखते हो या जो कुछ भी निर्माण देखते हो, एक भवन का भी निर्माण है, वो फिजिकल के ऊपर तो बाद में आता है, पहले तो एक थॉट के स्तर के ऊपर आएगा। आप कोई भी कर्म करेंगे, आप बिल्कुल ही एकदम पशु के नजदीक न हो, या आपकी यांत्रिक प्रकृति ऐसी हो जिसमें आप कहो भी मेरे को तो ये ही पता नहीं चला कि मैं क्या कर रहा हूं, वो एक स्थिति अलग है। बाकी तो अगर आप कोई भी कर्म करते भैया, हैं। हाँ। भैया, भैया, हाँ। लैपटॉप का आप थोड़ा सा प्लेसमेंट ठीक करोगे? ये जो सबके नेम्स के आइकन आपके फेस के सामने आ रहा है, तो वो आपके आंखों का, फेस का एक्सप्रेशन क्लियर नहीं हो रहा है। थोड़ा सा लैपटॉप का, या तो थोड़ा सा पीछे करो। अभी। हाँ,
थोड़ा सा मतलब आपकी आंखों के कर दे। हाँ, रिफ्लेक्शन पड़ रहा है लाइट का। आपकी आंखों पर आ रहा है भाई। क्या आ रहा है? आपकी आंखों के सामने सबके नेम्स दिख रहे हैं ना, जो ग्रुप मेंबर्स के हैं। वो मैं कैसे कर सकता हूँ? पता ही नहीं, आज ही हो रहा है, पिछली अभी तक तो अभी ठीक है। तेरा लैपटॉप नीचे टिल्ट कर दे पंकज, थोड़ा सा, जहाँ तक हो सके तेरा फेस दिखे ऐसे। आपका फेस विजिबल नहीं है भैया। नहीं, मुझे तो बहुत सही दिखाई दे रहा है। आपके लेफ्ट में लैपटॉप को ले जाओ। लैपटॉप को आपके लेफ्ट में ले जाओ। लेफ्ट में अभी किधर सरकाए थे आप? हाँ हाँ, थोड़ा सा और। हाँ ये राइट है। हाँ अब बेटर है भैया। और अब बेटर, अब बेटर है। मेरे हिसाब से तो अब बिगड़ गया। मुझे अब क्लियर भैया का फेस दिख रहा है। अब अपन कोई एवरेज सेटिंग बिठाते हैं इसकी, अब क्या करें बोलो? थोड़ा सा यूं कर देते हैं, शायद सारों के लिए कुछ सुविधा हो सके। ठीक है सर, अच्छा लग रहा है, ठीक लग रहा है। एनी हाउ इससे अपन कंटिन्यू करते हैं। मैं खाली अभी तुरंत के अंदर जो माँ ये कह रही है उसके अंदर अपन नहीं जा रहे, तुरंत के अंदर खाली ये टटोलने की कोशिश कर रहे हैं कि इनको, इन शब्दों का वास्तव में अर्थ क्या है, या इसको टटोलें कि जो थॉट्स है और हमारी वस्तु स्थिति क्या है थॉट्स को लेके, इमोशनल बीइंग को लेके या फिजिकल बीइंग को लेके। हम इन विषयों में जितना अवेक हैं या जितना इस बारे में सचेतन हैं वो बहुत ही थोड़ा सचेतन हैं। हमारी जो फिजिकल कैपेबिलिटीज भी है, आपके फिजिकल ऑर्गन्स जो हैं, आप जितना उसको काम में ले रहे हैं वो उसकी अल्टीमेट संभावना नहीं है। आप अगर आंखों की भी बात करें तो आंखों के अंदर भी देखिए कितने पशु पक्षी हैं, वो कितना ज्यादा दूर तक और कितना शार्पली और कितनी कलर की रेंज के अंदर देख सकते हैं। सुनने की जहां तक शक्ति है, कितने सारे ऐसे पशु पक्षियों के हम नाम जानते हैं जिनकी रेंज मनुष्य की रेंज से बहुत ज्यादा है। सूंघने की शक्ति कितने पशु पक्षियों की ज्यादा है। इवन मनुष्यों के अंदर, बहुत लोगों के अंदर बहुत तरीके की फैकल्टीज है। इसका मतलब हमारे अंदर बहुत ज्यादा सुषुप्त है, सोई हुई है। इवन आप अगर फिजिकल बीइंग की बात करें तो। अब इसके बाद अगर इमोशनल बीइंग जो आपके फीलिंग्स प्रोड्यूस करता है, आप थोड़ी देर भी अगर इसके ऊपर देखें कि किस तरीके की फीलिंग्स, आप देखिए तो सही 1 घंटे के अंदर ऑब्जर्व करके कि फीलिंग वास्तव में किस तरीके की फीलिंग्स उठती हैं, वो कितनी प्योर तरीके की फीलिंग्स उठती हैं, बिल्कुल मडी उठती हैं, उसमें कितनी कितनी चीजें मिक्स होती हैं, कितनी सारी चीजें उसके अंदर मिली रहती हैं। तो जो फीलिंग्स, वास्तव में जो फीलिंग का स्रोत है वो इतना मडी थोड़ी है। या वास्तव में अगर सोचा जाए तो जिसको हम फीलिंग कहते हैं उसके साथ तो बहुत सारी चीजें मिक्स होके आती है। कोई जो प्योर चीज है उसका वास्तव में रूप आते आते हमारे पास क्या बन जाता है, वो तो हर एक अपने इंट्रोस्पेक्शन से देख ही सकता है कि क्या ये फीलिंग्स हैं जैसी उठ रही हैं, क्या मनुष्य के लिए यही अल्टीमेट फीलिंग्स है जो उसमें उठती होंगी। फिर आपके इमोशनल बीइंग हुआ, वाइटल बीइंग जो पावर प्रोड्यूस करता है। पावर जो है वाइटल बीइंग के अंदर से आ रहा है, तो पावर वास्तव में जो आप सच्चा काम करना चाहते हो उसके लिए तो आपका वाइटल बीइंग अभी पावर प्रदान करता ही नहीं। भाई क्लास के लिए अपन ने एक पैक्ट तैयार किया कि अपने को इकट्ठा होना चाहिए समय पे, पर देखो वाइटल बीइंग उस टाइम अपने आप को पूरा इकट्ठा कर पाता है या नहीं कर पाता है। हम ट्रेन के लिए या ऐसी कोई मजबूरी के लिए तो स्टेशन पे समय पे पहुंच जाते हैं, पर अगर कोई इस तरीके की चीज हो जी, एक्सरसाइज करनी है या इस टाइम मेडिटेशन करना है या कोई ऐसी एक्टिविटी करनी है, उसके लिए तो वाइटल बीइंग आपको पावर प्रदान नहीं करता उस टाइम खड़े होने के लिए। या एक कोई छोटी सी आपकी आदत है, वाइटल बीइंग को जो अच्छी लगती है, हर जने की अपने अपने तरीके की आदतें हैं। अब वाइटल बीइंग मानता नहीं उस आदत को छोड़ने के लिए, शरीर थोड़ी मांग करता है। कितने लोग कहते हैं चाय के बिना मेरे ये हो जाता है, शरीर नहीं मांग करता है, वो तो शरीर तो 4 दिन बाद में ठीक हो जाएगा। तो ये आप शरीर के ऊपर लागू भी तो कर रहे हो कितनी सारी चीजें। तो कितने लोग हैं वो ये कह रहे हैं रोज मरने की बजाय एक दिन मर जाएंगे अगर चाय के बिना मरना ही होगा तो।
मतलब आपके ऊपर अगर चाय शासन कर रही है तो आप एक अच्छी चीज की कल्पना कैसे कर सकते हो, ये बताओ। फिर तो यथास्थिति अपनी संभाल के कि हम कहाँ हैं। तो हमारी आध्यात्मिकता तो तुरंत में कोई बहुत ऊंची बातें करने की बजाय ये है कि हम समय पे उठ जाएं, थोड़ा शरीर को हिलाएं, अपनी जो गंदी गंदी आदतें जो डाल रखी है शरीर को मारने की, अपनी जो लेटेंट फैकल्टीज है जो मनुष्य को मिलती हैं, तो कम से कम मानवीय बने, वो हमारी आध्यात्मिकता है। बातें करने से थोड़ी आध्यात्मिकता बन जाती है। वही मैं ट्रिक फोटोग्राफी से अगर चांद को अपनी दो अंगुलियों के बीच में ले लेता हूं तो क्या चांद मेरी अंगुलियों के बीच में थोड़ी आ गया। तो वैसे ही सिंसियरिटी की, पीस की, डिवाइन लव की इतनी बातें करने से क्या फायदा अगर वो डिवाइन लव सुबह मेरे को समय पे उठा नहीं पाता, या मेरी चाय की छोटी सी आदत के समय चाय की प्याली मेरी डिवाइन लव से ज्यादा अगर भारी पड़ती हो, तो बताओ इस टाइम कौन सा ज्यादा इंपॉर्टेंट हुआ। इसलिए हमारे लिए अनुशासन जो है फिजिकल हैबिट्स का, देखिए आपकी वाइटल स्वीकार करती है या नहीं करती है, वो उस ओर देखने के लिए ही आपको जो है मना कर देगी कि नहीं, ये कुछ चीजों की ओर तो मत देखो, बाकी आप कितना भी काम करते रहो, ये चार चीजें मेरी मत छेड़ो, ये मैं नहीं कर सकता। वैसे ही आपका मेंटल बीइंग। और तो ये तो हो गए इंस्ट्रूमेंट्स की बात, ये तो अपन करें बाद में। पहले तो बात आई चेतना की। तो वास्तव में चेतना चीज क्या है, क्या हुई चेतना, किसको बोलें चेतना, इस विषय के ऊपर हमने पिछली बार भी थोड़ी बहुत बात करी थी। अब अपने अपने इसमें रिफ्लेक्शंस या अपनी अपनी कोई बात अगर तुमने पढ़ा हो इस सेक्शन को, इवन कॉन्शियसनेस एंड इट्स इंस्ट्रूमेंट्स, जो माँ ये टॉपिक बोल रही है, आपने अगर इसको पूरा पढ़ा हो, क्योंकि माँ इसको एक दूसरे एंगल से बोल रही है, पर अपन तो बिल्कुल प्योरली खाली टेक्निकली इसको समझने की कोशिश इस पहले पैराग्राफ को कर रहे हैं, क्योंकि बाद में तो माँ उसके उदाहरण दे रही है। तो ये एक एक करके अब इस विषय में कि स्नेहा पिछली बार थी और मारोदिया जी पिछली बार थे, तो अब आपके इस पूरे एक सप्ताह के अंदर क्या रिफ्लेक्शंस हैं, या पिछली बार चर्चा करी और उसके उदाहरण, वो इस विषय में शुरू करते हैं कि चेतना और उसके उपकरण, और क्यों हम उपकरण जो हैं उनसे चेतना को निर्धारित नहीं कर सकते, उसके क्या आप लोग कोई उदाहरण दे सकते हैं जिससे कि ये पूरा जो विषय है हमारे लिए बिल्कुल स्पष्ट हो जाए कि जिनको सामान्यतः हम शायद चेतना बोलते होंगे, उसका वास्तव में चेतना से ताल्लुकात नहीं है, वो तो इंस्ट्रूमेंट्स हैं। तो चेतना मूलभूत रूप से क्या हुई, फिर हम कहते हैं चेतना का विकास और इंस्ट्रूमेंट्स का विकास, और इन दोनों का तालमेल कैसे हो, किस तरीके से चेतना जो है वो सर्वोपरि है और वो गाइड करती है इंस्ट्रूमेंट्स के विकास को। तो ये सारे विषय इतने ज्यादा इंट्रिकेट हैं, क्योंकि हमारा सारा एफर्ट, खाली यही नहीं, पृथ्वी पे भी सारा एफर्ट वास्तव में तो इस चेतना का विकास ही है, जाने चाहे अनजाने। हमारे जितने भी नियम हैं, विधान हैं, समाज को चलाने के तरीके हैं, वो आते कहाँ से हैं, क्योंकि हमारा मेंटल बीइंग है, पर्टिकुलर तरीके के आदर्श देता है, मनुष्य जाति के सामने उन आदर्शों के पालन का जो है प्रयास किया जाता है, ऐसी पॉलिसीज बनाई जाती हैं कि हम इस तरीके से अपना जीवन चलाएं। पर अब मूलभूत रूप से क्या चेतना है और उपकरणों के बारे में आप क्या क्या समझते हो, ये एक एक शुरू करते हैं। स्नेहा से शुरू कर देते हैं क्योंकि पिछली बार थी स्नेहा। भैया अगर ईमानदारी से बात कहूँ तो पिछली बार जो भी डिस्कशन हुआ था, या हम जो भी हमने जो समझा था, और आपने जो समझाया था, बातें तो बहुत सारी समझ में नहीं आई थी, बट जो एग्जाम्पल्स के थ्रू आपने कुछ बातें समझाई थी कि भाई ये मतलब ये कॉन्शियसनेस है क्या और हम उसको किस तरीके से समझते हैं। तो कुछ एग्जाम्पल्स के थ्रू, जैसे हमने लास्ट टाइम इस टॉपिक को समझने का प्रयास किया था कि कॉन्शियसनेस एक फंडामेंटल चीज है, और वो ही है जो हमको बहुत सारी चीजों से सेपरेट, हमारी जो एक आइडेंटिटी है उसको अलग करती है।
मतलब अब जैसे एक जनरल पर्सन एक है, और क्या है उसके अंदर, और श्री रामकृष्ण परमहंस में क्या है जो दोनों को मतलब सेपरेट करती है। तो वो एक लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस है जिस वजह से रामकृष्ण परमहंस है, और एक जनरल, एक जो ह्यूमन बीइंग जो हम लोग हैं, तो हम हैं। तो ये एक एग्जाम्पल के तरीके से हमने उस चीज को समझा। तो एक बात ये भी आई थी कि ये जो एक कॉन्शियसनेस है, ये हर चीज के बेस में है, लेकिन अगर जब वो खुद को एक्सप्रेस करने के लिए इंस्ट्रूमेंट्स जो वो यूज करती है, जो कि हमारा माइंड है, हमारा वाइटल है, हमारा बॉडी है, तो वो जो है वो अपने वो जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं वो बहुत वीक हैं, और वो अपने आप को पूर्णतया या बोले बहुत अच्छे से परफेक्टली मैनिफेस्ट वो खुद को नहीं कर पाती है। तो इस वजह से लिमिटेशंस वहां पर काफी हैं। तो कॉन्शियसनेस अपने आप में लिमिटेड नहीं है, लेकिन जिस चीज को वो यूज करके खुद को मैनिफेस्ट करने का प्रयास कर रही है, वो बहुत ज्यादा क्रूड है और इम्परफेक्ट है। और फिर एग्जाम्पल्स के थ्रू भी आपने बहुत सारी बातें बताई थी, और जो भी आगे हम पढ़ेंगे उसमें भी है कि अगर एक मतलब एक व्यक्ति जो कि अगर वो एक म्यूजिशियन है, और वो बहुत टॉप क्लास का म्यूजिशियन है, लेकिन अगर उसने खुद को उस कॉन्शियसनेस के साथ जोड़ करके नहीं रखा है, या वो उस कॉन्शियसनेस से मतलब इंस्पिरेशन ड्रॉ नहीं करता है, तो बहुत अच्छा म्यूजिशियन होने के बाद भी वो बहुत अच्छा एक्सप्रेस नहीं कर सकता है। लेकिन अगर कोई क्रूड इंस्ट्रूमेंट भी है, मान लो बहुत ज्यादा अच्छा म्यूजिशियन नहीं है, लेकिन अगर उसका इस कॉन्शियसनेस के साथ कनेक्शन है, तो वो उससे बेटर परफॉर्मेंस दे सकता है। लेकिन अगर इसी क्रूड इंस्ट्रूमेंट को अगर और अच्छे से ट्रेन किया जाए, और उसको उस कॉन्शियसनेस के साथ अगर वो कनेक्टेड रहे, तो वो इवन जो ट्रेंड है उससे मच बेटर वो परफॉर्मेंस दे सकता है। तो ये चीज ये है एक मतलब कॉन्शियसनेस और उसके इंस्ट्रूमेंट्स किस तरीके से वो खुद को एक्सप्रेस कर रही है, या क्रूड इंस्ट्रूमेंट्स के साथ, या उसको अगर हम जैसे धीरे धीरे अगर हम उसको कहें कि जैसे जैसे उसकी ट्रेनिंग होती है, वो उस हिसाब से मच बेटर तरीके से जो भी कॉन्शियसनेस उस मतलब जब वो अपने आप को उस कॉन्शियसनेस के साथ अटैच करता है, उसके कांटेक्ट में आता है, तो वो बहुत अच्छे ढंग से और बहुत ही बेटर एंड परफेक्ट नहीं कहूंगी, बट हाँ बहुत अच्छे ढंग से खुद को एक्सप्रेस कर पाता है। बस इतना ही समझ में आया था भैया। ठीक है, मारोदिया जी आप कुछ बोलेंगे? जी, मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो चेतना है वो हमारे शरीर के तल पर, प्राण के तल पर, हृदय के तल पर, मन के तल पर कार्य करने में अभी पूरा प्रभाव नहीं डाल पा रही है। तो चेतना में दोष है या इन उपकरणों में दोष है, इस बात को थोड़ा मुझे समझाइए। तो हो सकता है नंबर है जो कोई ना कहीं दबाता होगा। अपराजिता कोई बात है इसके अंदर? किसी के भी कोई बात है? नंद किशोर जी पिछली बार नहीं थे। नंद किशोर जी, ये टॉपिक तो क्लियर है, इस बारे में आपको कुछ कहना है या फिर आपका इसके विषय में कोई रिफ्लेक्शन है? बताइए। हाँ भैया, ये जैसा कि आपने कहा कि जो हमारा यंत्र और उपकरण है, तो मैं देख पाता हूँ कि जो ये यंत्र उपकरण दो तरह के हैं। एक तो जो हमारा है एक स्थूल उपकरण है और एक सूक्ष्म उपकरण है। तो जो हमारा नाक है, कान है, आँख है, पैर है, ये भी तो एक उपकरण है। हमारी वाणी है, हमारा फीलिंग है, हमारा विचार है, तो ये सब एक तरह के हमारा उपकरण है। हमारा मस्तिष्क है। तो अब जैसे अगर ये हमारा वाणी है, ये एक उपकरण है, तो अब इस उपकरण को जो चलाने वाली फोर्सेस हैं, जो शक्तियां हैं, ये इसके किस प्रकार की फोर्सेस आकर के इस उपकरण का उपयोग कर रही हैं, ये इस पर निर्भर करता है।
तो ये जो हमारी जो निम्न प्रकृति है, त्रिगुण प्रकृति है, अधिकांश यही हमारे जो ये जो यंत्र और उपकरण है, यही हमारे इसको उपयोग में लेकर के, अभी इसको उपयोग में ला करके ये करती हैं। लेकिन जैसे ही हम उच्च चेतना की ओर, दिव्य चेतना की ओर खुलते हैं, तो फिर ये उच्च स्तर की शक्तियां या दिव्य चीजें आकर के हमारे इस उपकरण का उपयोग करना शुरू करती हैं। तो सारा रहस्य इसी बात में है कि हम अपने यंत्र उपकरण को इस तरीके से बनाएं कि ये निम्न फोर्सेस आकर के इस उपकरण का उपयोग न करें, और जो दिव्य चीज है, जो ऊपर उच्चतर चेतना की चीज है, जो परा प्रकृति है, वो आकर के हमारे इस उपकरण का उपयोग करे। तो मैं तो यही समझता हूँ, सीधी सी थोड़ी सी बात कि जो हमारा आत्मा बात है, पर इसके अंदर अपन मूलभूत बात तो खाली ये कर रहे हैं कि चेतना चीज क्या है, चेतना को कैसे डिफाइन करें। आप कह रहे हैं उच्चतर चेतना आएगी, वो इसको काम में लेगी। वो तो चेतना क्या करेगी उसकी क्रिया की हम बात कर रहे हैं, पर चेतना है क्या। हम चेतना जो शब्द लेते हैं उसको परिभाषित कैसे करें, क्योंकि चेतना बार बार एक शब्द आता है। हम इसको कम से कम मानसिक रूप से हम इसको कैसे डिफाइन कर सकते हैं कि ये चेतना है, क्योंकि हमने इस शरीर को तो डिफाइन कर दिया कि ये शरीर है, हालांकि वास्तव में उसकी संभावनाएं और बहुत ज्यादा हैं, पर कम से कम उसको डिफाइन तो करने की कोशिश करते हैं। पर आप किन शब्दों में या किस तरीके से लक्षण बताएंगे कि ये चेतना है और ये चेतना नहीं है, कि उपकरणों में और चेतना में आप कैसे डिफरेंशिएट करेंगे, उनको किस तरीके से परिभाषित करेंगे। मूल मुद्दा ये है फिलहाल, उसकी क्रिया क्या है वो बाद की बात है। पहले तो हम ये परिभाषित करें कि ये व्यक्ति तो नंद किशोर जी है, ये व्यक्ति दूसरा कोई और दूसरा है। हम तो बिल्कुल प्योरली इसके एकेडमिक्स के अंदर जा रहे हैं। हम उसको कैसे अनुभव करते हैं वो एक सेकेंडरी चीज है, मतलब उसके अर्थ क्या निकलते हैं वो बाद की बात है। हम इससे क्या अर्थ समझते हैं, चेतना का अर्थ क्या है। हम ये कहें दिव्य चेतना, ये चेतना, वो चेतना, मनुष्य की चेतना, पशु की चेतना, जितनी भी है, पर चेतना है क्या, अपन तो मूलभूत रूप से ये पूछ रहे हैं। इस बारे में क्या कह सकते हैं आप? आप ही समझा दीजिए भैया हम लोगों को इसके संबंध में। भाई एक्चुअल के अंदर सामान्यतः ये एक बड़ा ऐसा भ्रम वाला विषय है कि जहां अच्छी फीलिंग्स होती हैं, सामान्यतः हृदय की अच्छी फीलिंग्स है, हम कहते हैं बहुत अच्छी चेतना के अंदर है, पर वो तो माँ ने फीलिंग तो इमोशनल बीइंग का कैरेक्टर बता दिया। अब उसके थ्रू अगर पियानो के थ्रू कोई अच्छा म्यूजिशियन बजा देता है तो इंस्ट्रूमेंट को आप अलग करोगे ना, और पियानिस्ट को अलग करोगे। इन दोनों को एटलीस्ट आपको अलग अलग तो दिखना चाहिए। हालांकि बहुत अच्छा पियानो बजाने वाला है, वो इंस्ट्रूमेंट मानो उसका ही एक एक्सटेंशन बन जाता है। जैसे पेन एक उपकरण न रह के आपका ही एक अंग बन जाता है लिखते समय, गाड़ी चलाते समय गाड़ी आपका ही अंग बन जाती है, पर फिर भी आपको मानसिक स्तर पे समझने के लिए डिफरेंशिएट तो करना होगा। भाई शरीर की भी चेतना है, वाइटल की खुद की चेतना है, समूह की, परिवार की, एक वर्ग की, सब चीजों की अपनी अपनी चेतना है। जैसे कोई झुंड है, अब आश्रम एक इकाई है तो आश्रम की अपने आप में पूरी चेतना है कि एक इकाई के रूप में समूह की भी चेतना है। एक व्यापारी वर्ग है, उसकी अपनी चेतना है। तो इसलिए हम इस चेतना को डिफाइन कैसे करें। भाई हम फीलिंग से, थॉट से बहुत ऊंचा विचार आया तो बहुत अच्छी चेतना है, तो ये तो अलग कर रहे हैं विचारों को और चेतना को। तो अब तो सारी चीज गड़बड़ हो गई। हमने जितना भी पढ़ रखा है आज तक कि बहुत अच्छे भाव उठे भगवान के लिए, तो बड़ी अच्छी चेतना की बात हो गई। तो वो तो कह रहे वाइटल, इसका इमोशनल बीइंग का काम है इस तरीके की फीलिंग्स उठाना। हम बीच में लाइन कैसे खींचें कि ये आपका इमोशनल बीइंग है, उसके द्वारा ये चेतना इस तरीके से काम कर रही है। इस बारे में अब कोई भी आपके थोड़ा बहुत किसी के आ रहा हो, या फिर कोई इसमें कोई स्पेसिफिक प्रश्न हो, या फिर अपन इसको फिर से एलिबोरेट करना शुरू करते हैं। तो इस पहला अप्रोच अपना ये होगा
कि चेतना ये है, ये डिफाइन करने की बजाय पहले तो ये समझें कि ये चीजें तो चेतना नहीं हो सकती। जिसको सामान्यतः हमने चेतना मान रखा है कि ये चीजें चेतना है, कम से कम ये क्लियर हो कि ये बातें चेतना नहीं है। तो इन दो चीजों में फर्क करना तो सीखें। उसके बाद में धीरे धीरे अपने अंदर ये चीज उतरेगी, क्योंकि ये तो फंडामेंटल चीज है। ये थोड़ी है एक बार हम समझ गए कि हाँ ये चेतना है, वो तो जीवन भर आप विकसित होते हैं उस चीज के अंदर। पर एटलीस्ट फंडामेंटली एक आपको इस चीज की क्लैरिटी हो कि ये चीज इंस्ट्रूमेंट है और ये चीज चेतना है। इस बारे में किसी के कोई विचार है या कुछ कहना है? बोलिए। भैया जैसे पिछली बार भी डिस्कस किया था हमने इस पॉइंट को लेकर के कि अगर हम हमारे अंदर कोई मदर को लेकर शर्बिंदो को लेकर के कोई एक बहुत अच्छी फीलिंग आ रही है, तो इसका मतलब नहीं है कि वो फीलिंग मदर हैं या वो शर्बिंदो हैं। तो वो चीज मतलब आपके प्रश्न में वो चीज है कि भाई क्या चीज चेतना नहीं है। अगर हम माँ शर्विंद के बारे में या कुछ एक अच्छी फीलिंग आ रही है तो हम उसी को समझ लें कि ये चेतना है, तो वो नहीं है। कोई भी काम कर रहे हैं कोई काम कर रहे हैं, एक बहुत अच्छा अनुभव हो रहा है, तो हम उसको ऐसे नहीं कह सकते हैं कि ये अनुभव माँ है या ये अनुभव शर्विंदो है। अगर माँ शर्विंद के बारे में अगर उनसे हम लोग का थोड़ी ओपनिंग हो रही है तो ये नहीं कह सकते कि ये वो हैं। तो पिछली बार भी इस पॉइंट पे कुछ इस तरीके से डिस्कशन हुआ था, बट बहुत कुछ समझ में नहीं आया था भैया, इसलिए बस। देखो फिर से इसको शुरू करते हैं। हाँ विनोद जी बताइए। जब मैं ये कहना चाहता हूँ, जैसे शरीर का जो स्वाभाविक शरीर की प्रकृति होती है वो आराम तलब की होती है, आलस्य की होती है, जड़ता की होती है। वो आपकी बात ठीक है, पर मैं ये कह रहा हूं कि शरीर की खुद की भी चेतना होती है। माँ ये कहती है कि बॉडी की अपने आप की फॉर्म की अपनी चेतना है, इसलिए मृत्यु के बाद में उसके अंदर जब तक कि उस फॉर्म की अपने आप में विघटन की प्रक्रिया शुरू नहीं हो जाती। माँ ने कहा है कि कई लोग उसको फ्यूनरल की या जो प्रक्रिया करते हैं, श्री अरविंद की बॉडी को क्यों रखा गया इतने समय, अपन तो उसी दिन के ऊपर खड़े हैं, तो श्री अरविंद की बॉडी को समाधिस्थ तो इतने दिन बाद में किया गया था ना। जो प्राण है मेडिकली तो वो कह रहे थे प्राण चले गए हैं, पर कौन सी चीज थी? एक फॉर्म की अपनी चेतना है। एक पेंसिल जो है आपको प्राण उसमें नजर नहीं आता, पर उस शेप की अपनी एक चेतना है। कोई भी वस्तु है, कोई भी चीज है, उसकी एक अपनी चेतना है। इसलिए हमारा बीइंग किस तरीके का है वो चर्चा तो इतनी, क्योंकि इतनी सारी चीजें तो श्री अरविंद ने माँ ने लिखी हैं और इतना अनुभव का क्षेत्र है, इसलिए हमको बहुत स्ट्रिक्ट रहना पड़ेगा कि हम जो बात कर रहे हैं एकदम उसी टॉपिक के ऊपर रहेंगे। अदरवाइज तो इतनी सारे विषय हैं कि उसमें हमारा जो फिजिकल है उसमें वाइटल की डिजायर्स भी हैं, ये भी हैं, जो भी है, पर शरीर तो फिर भी शरीर है। आप उसको माइंड थोड़ी कह देंगे। भाई उसको डिजायर्स आपके वाइटल को भी व्याप्त किए रहती हैं, आपके माइंड को भी व्याप्त किए रहती हैं, तो भी आप वाइटल को वाइटल बोलेंगे, माइंड को माइंड बोलेंगे और शरीर को शरीर बोलेंगे। इसलिए हमको बिल्कुल इसके अंदर टेक्निकल तरीके से कि कितना हम सूक्ष्म तरीके से एक एक चीजों में विभेद कर सकते हैं अपने इंस्ट्रूमेंट्स के बीच में। हाँ, इनको कौन कौन सी चीजें इस पे सवार हो जाती है फिलहाल वो प्रश्न नहीं है। अपन एक टेक्निकल बात कर रहे हैं कि आपको ये 3 यंत्र मिले हैं, इन यंत्रों की ये संभावना है। चेतना एक अलग चीज है जो इन यंत्रों को काम में लेती है। यंत्र अगर आपका विकसित है और चेतना प्रखर है तो एक जबरदस्त शक्तिशाली, प्रभावशाली, प्रभुत्वशाली और मैनिफेस्टेशन हो सकता है। श्री अरविंद के केस में आप देखिए कि इतना सुप्रीम उनको इंस्ट्रूमेंट मिला और जो इंटेलेक्चुअल उनको जो चीज मिली, जो डेवलपमेंट उनको मिला, वेस्ट और ईस्ट का सारों का समागम उनके अंदर हुआ,
इसीलिए पश्चिम के बारे में वो जो चीज कह पाए कोई दूसरा कैसे कह सकता है? जो श्री अरविंद को इंस्ट्रूमेंट मिला और जिस तरीके से उन्होंने उसका विकास किया, आप खाली ये अकेले नहीं कह सकते कि चेतना तो उसमें है ही है, मतलब उस बारे में तो हम कह ही नहीं सकते कि चेतना वो तो है ही, उसमें मैनिफेस्ट कर ही रही है। पर श्री अरविंद ने स्वयं कहा कि फ्रीडम मूवमेंट के समय, और ऐसे बहुत सारे मेरे साथी थे, क्योंकि उनके साथ तो बहुत दिग्गज जो नेता हैं जिनका आज हम नाम हिस्ट्री के अंदर पढ़ते हैं, वो सारे ही उनके साथ थे। आपके जितने भी गरम दल या नरम दल के जितने भी नेता थे, और लास्ट तक भी वो ये कोशिश कर रहे थे कि श्री अरविंद अगर फ्रीडम मूवमेंट में आ जाते हैं तो देश के अंदर तुरंत एक बहुत बड़ी क्रांति आ जाएगी। तो इसलिए उस समय उनके पास जो श्री अरविंद के साथ कितने कितने लोग थे, तो श्री अरविंद कहते उनमें संभावनाओं की कमी नहीं थी। और इंस्ट्रूमेंट्स की जहां तक बात है, बौद्धिक और उनकी जो और क्षमताएं हैं वो मेरे से कोई कम नहीं थी। पर अब जब मैं देखता हूं योग के द्वारा, आज जब इस पड़ाव पे मैं अपने आप को और उनके बीच में तुलना करता हूं, तो वो मेरे को ऐसे नजर आते हैं कि वो तो अपने स्थान पे ठहर गए और योग के द्वारा मैं कहीं का कहीं चला गया। इसलिए आप ये नहीं कह सकते कि खाली चेतना का विकास हुआ। जिन इंस्ट्रूमेंट्स के द्वारा आप श्री अरविंद की राइटिंग देखिए, आप अर्ली उनकी राइटिंग्स देखते हैं, वो और बाद की राइटिंग्स हालांकि हमारे लिए तो सारी ही अगम हैं, पर उनका टेक्सचर कितने मतलब एकदम अलग हो गया है। उनकी जो वंदे मातरम की जो राइटिंग्स हैं उनमें कोई चीज आ रही है, और जो उन्होंने लास्ट के समय तक जो आपके सिंथेसिस के योग समन्वय के कुछ जो पोर्शंस उन्होंने रिवाइज किए हैं, या कुछ ऐसी चीजें वेद के विषय में उन्होंने रिवाइज, या जो जो चीजें उन्होंने करी हैं, उनमें भी आप देख सकते हैं कि कितना विशाल अंतर आया है। तो आप खाली ये नहीं कर सकते, आपको बहुत क्लियरली इन चीजों को समझना होगा कि चेतना क्या है और इंस्ट्रूमेंट्स क्या हैं। अच्छा, तो इस बारे में मेरे ख्याल से अभी अपन फिर से एक शुरू करते हैं। अभी अगर हम ये बात करें इंस्ट्रूमेंट्स की, तो सबसे पहले तो हमको ये समझना चाहिए कि इंस्ट्रूमेंट के परफेक्शन की बात खाली श्री अरविंद और मां कर रहे हैं। इससे पहले पूर्ण योग की, क्योंकि हठ योग, राजयोग या जितने भी योग गए हैं पीछे, भक्ति योग है, वैष्णव तंत्र है, उनके अंदर वो स्ट्रेस अपने इंस्ट्रूमेंट को प्योर करने का या इंस्ट्रूमेंट के ऊपर विजय प्राप्त करने का, उस तरीके का दर्शन नहीं है उन लोगों का। इसलिए ये जो बात आ रही है कि आपके ये उपकरण, क्योंकि ट्रेडिशनल स्पिरिचुअलिटी के अंदर वास्तव में उनका तो तरीका ये था कि आपके जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं, जो हम बात कर रहे थे कि वो आपके फ्लाइट है आत्मा की और उसमें व्यवधान डालते हैं। इसीलिए तो संन्यास ले लेना या जंगल के अंदर चले जाना, जिससे कि अब संन्यास लेने के बाद में अब वो क्या करेंगे कि आपके फिजिकल जो हैबिट्स है उसको कंट्रोल करने के लिए भी आप भिक्षा के अन्न के ऊपर रहोगे। तो आप कितने पकवान या कितने इंटेलिजेंस में जा सकते हो ये बताइए? अगर आप भिक्षा के अन्न के ऊपर ही हो, या जो हेलो भैया, हेलो भैया, ये अभी थोड़ी सी बात समझने से पहले, जैसे आपने बार बार कहा कि ये चेतना है क्या चीज, तो थोड़ा आप बताइए हम लोगों को कि चेतना वास्तव में है क्या चीज। इसके बाद कुछ बातें समझ में आएगी। पहले ये बता दीजिए कि चेतना है क्या चीज। मैं यही कह रहा हूं कि चेतना क्या नहीं है, पहले तो हम उस भ्रम को या जो हमारे कंफ्यूजन्स हैं उनको दूर करना। सबसे पहले तो भाई, जैसे आप किसी चीज की छंटनी कर रहे हैं या उसकी सफाई कर रहे हैं, तो कंकर बिन रहे हैं, तो उसमें अगर इतने ज्यादा कंकर हैं कि आपको पिक्चर साफ नजर नहीं आ रही, उसको सही दिखाने के लिए एक अप्रोच ये है कि पहले तो जिन भ्रमों के थ्रू हम देख रहे हैं कि ये चीजें नहीं हैं, तब हम उसकी ओर चलें कि अब क्या है, जिससे कि हमारे जो बुद्धि के स्ट्रक्चर है उसके अंदर थोड़ी कॉम्प्लेक्सिटी
या थोड़ी ग्राह्यता की चेतना ये है उसके लिए आए। अभी अगर हम उसकी बात कर लेते हैं तो अभी तुरंत के अंदर तो हमारे मस्तिष्क की कॉम्प्लेक्सिटी तो वैसी ही है, वो तो वैसे ही समझेगा उसी पजल के थ्रू, तो उसके अंदर वो पूरी बात जा नहीं सकती ना। इसीलिए अभी हम इस अप्रोच से चल रहे हैं कि ये चीजें जिनको हम वास्तव में चेतना मान बैठते हैं उसके बारे में थोड़ा टटोलना शुरू करें कि ये चीजें कहाँ कौन सी रखी हुई हैं। पहले मेरे रूम में क्या क्या चीजें कैसी रखी हुई हैं, थोड़ा सा उसका जायजा मैं ले लेता हूं। उसके बाद में हम देखते हैं कि उसका जो व्यवस्थापन या उसका अरेंजमेंट किस तरीके से मेरे को करना चाहिए। आपके पास किचन में 20 आइटम पड़े हैं, पहले तो आप ये देखिए कि आपके पास इंग्रेडिएंट्स क्या पड़े हैं, तब आप इसके ऊपर आते हैं कि अब मैं कैसे क्या बनाऊं। तब आप एक बेटर पोजीशन में होते हैं निर्णय लेने की, या कोई एक सही निर्णायक दिशा में चलने की आप पोजीशन में होते हैं। अभी तुरंत ही इसके ऊपर आ जाएं कि ये बात चेतना है, तो हम तो इस ग्रुप में कुछ लोग तो ऐसे हैं जो हम काफी समय से पढ़ते आए हैं और ये शब्द बार बार गूंजता है, बार बार आता है, तब भी जैसे ही ये क्रॉस क्वेश्चन किया जा रहा है, देखिए हम कितना असहज महसूस कर रहे हैं ये डिफाइन करने में कि वास्तव में चेतना उस पे कितना असहज महसूस होता है, जबकि हम बार बार कहते हैं माँ की चेतना में निवास करो, पर चेतना क्या है ये पता ही नहीं है। तो फिर माँ की चेतना क्या हुई, आपकी चेतना क्या हुई? आप क्या माँ से भिन्न हैं, या कोई आपकी स्वतंत्र आपकी एग्जिस्टेंस है, आपकी स्वतंत्र सत्ता है भगवान से? जो परा प्रकृति का आपने नाम लिया कि उसकी क्रिया, तो परा प्रकृति तो जीव बनी हुई है। गीता तो यही कहती है ना, परा प्रकृति जीव भूता, कि परा प्रकृति स्वयं जीव बन गई। तो अब फिर समस्या क्या है जब परा प्रकृति ही आपके अंदर है? तो भाई आपके साथ समस्या क्या है? आप कोई स्वतंत्र अस्तित्व थोड़ी रखते हैं, आप सोच के थोड़ी आए हैं, या आप सोच के थोड़ी चले जाएंगे। हमारी कोई इच्छा मृत्यु का तो वरदान हमारे पास किसी के पास भी शायद नहीं है कि हम सोच के आए थे या सोच के चले जाएंगे। तो इसलिए कौन सी चीज है जो इस समय या देश या इसके अंदर आई है? टाइम और स्पेस में आने वाली भी कोई अनंत चीज है जो टाइम और स्पेस से परे है, और वो हमारी अस्तित्व खत्म होने के बाद में, जिसको हम शरीर या जो हम अपने आप को, वो खत्म होने के बाद भी वो टाइमलेस और स्पेसलेस जो शाश्वत सत्ता है वो फिर भी बनी रहेगी। तो हम जिसको अपने आप को मानते हैं वो तो नहीं रहेगा। तो इसलिए इन विषयों के ऊपर हमको बहुत ज्यादा आवश्यकता। अभी जो दूसरी फोर्सेस जो आप कह रहे हैं काम करती है, वो इसीलिए काम करती है क्योंकि वास्तव में हमने शब्द सुना पर उसकी गहराई में गए नहीं। हम उसकी एक सर्टेन सीमा तक तो जा पाते हैं, पर उसके तार हमारे भिन्न भिन्न भागों से जोड़ नहीं पाते, इसलिए उसमें छिद्र रह गए। अभी जैसे अब उन छिद्रों की तो हम बात कर रहे हैं, जब ये छिद्र बंद होना शुरू हो जाएंगे अपने आप ही, उनमें जो रिसाव है या उनके द्वारा जो कीड़े मकोड़े घुसी आते हैं उनको थोड़ा तो रोक मिलेगी ना। जिन छिद्रों के अंदर से आपकी जो शक्ति निकल जाती है, क्योंकि कंफ्यूजन रहता है इसलिए उसमें से सत्य जो है वो निकल जाता है, थोड़ा बहुत आपके पास कुछ आता है उन छिद्रों में से निकल जाता है। और अगर छिद्र है तो उसमें से कोई विजातीय तत्व अंदर भी आ सकता है। तो छिद्र दोनों ही काम करता है, आपके पास जो चीज है उसको बाहर निकाल देता है, बाहर की कोई विजातीय चीज है उसको अंदर भी ले आता है। तो पहले हम इसके ऊपर जा रहे हैं कि इंस्ट्रूमेंट्स और चेतना। तो इसमें सबसे पहली चीज ये है कि इंस्ट्रूमेंट के विकास के ऊपर क्या तो हमारी जो प्राचीन भारतीय सभ्यता थी, संस्कृति थी, जो वैदिक युग के अंदर, क्या तो उस टाइम सर्वांगीण जो आध्यात्मिकता थी उसका आदर्श उस समय था। क्या फिजिकल तक के ट्रांसफॉर्मेशन का जो आदर्श दिया है वो श्री मां और श्री अरविंद ने दिया है। इसके अलावा तो सारी स्पिरिचुअलिटी की अगर हम बात करें तो उसका सारा ध्यान तो खाली इसके ऊपर है कि किस तरीके से जीवन से पलायन किया जाए। जीवन को छोड़ के आप डिबेट में, न्यूज डिबेट्स वगैरह के अंदर सुनते हो, कितने लोग ये कहते हैं कि बाबा जी आप अपने धर्म के ऊपर या आपकी जो साधना है या आपकी जो भी तपस्या है, सन्यास है, उसके ऊपर ध्यान दीजिए, आपको पॉलिटिक्स का क्या पता। अरे भाई, अगर सन्यासी है या आत्मा है वो इतनी इनइफेक्टिव है, अगर जीवन के जो अंगों के ऊपर अगर वो कुछ नहीं कर सकती
तब तो फिर बाद में साधना या आध्यात्मिकता तो निष्प्रभावी चीज हुई, उसमें जाना भी क्यों चाहिए? ये तो एक आम बात है, आप रात दिन सुनते हैं कि बाबा जी को क्या पता, जो फॉरेन की यूनिवर्सिटी के अंदर इकोनॉमिक्स पढ़ के आया और उसमें गोल्ड मेडलिस्ट है, उसको ज्यादा पता होना चाहिए। अरे भाई, आत्मा के प्रकाश के अंदर आपको पता चलेगा, अदरवाइज आपको कैसे पता चलेगा? आपकी जो क्षमताएं हैं वो भी बिल्कुल एक गलत उपयोग के लिए जाएंगी। कोई टेररिस्ट मेंटेलिटी का है, क्या आप उसको अच्छा हथियार प्रदान करेंगे? बिल्कुल नहीं करेंगे, क्योंकि वो तो उसका जो दुरुपयोग करेगा वो तो बहुत ज्यादा दूसरों को संकट में डाल देगा। अच्छा, अब इसके ऊपर आओ इंस्ट्रूमेंट्स और कॉन्शियसनेस के ऊपर। अब हम माइंड की बात करें सबसे पहले तो, कि हमारा मेंटल बीइंग, एक कोई व्यक्ति ऐसा है जिसने अपने मेंटल बीइंग को बहुत अच्छे से ट्रेन किया है। कितने लोग हैं जिन्होंने बहुत अच्छी ट्रेनिंग ली है, जो विचारों को आपस में जोड़ सकते हैं। आप ये सोचिए कि एक कोई इवेंट मैनेजमेंट किसी को करना है, एक रैली होनी है, आज कोई पॉलिटिकल रैली होनी है जिसमें किसी देश का प्रधानमंत्री जाना है, या कोई आपको इवन ओलंपिक्स है उसका पूरे का मैनेजमेंट करना है। कितनी सारी चीजें हैं जो उसके अंदर उसको देखनी होंगी, सिक्योरिटी देखनी होगी, सीटिंग अरेंजमेंट देखना होगा, उसके अलावा भी कितनी लाखों चीजें हैं। चाहे उसको एक एक काम एक एक को कॉन्ट्रैक्ट पे देना पड़ेगा, या उसमें 1000 चीजें हैं जिसको एक साथ लाके जोड़ना पड़ेगा। आप सोचिए कितने सारे गेम्स उसमें होंगे, कितने स्पोर्ट्स होंगे, कितने देशों से आएंगे, बैठ बैठ के दर्शक भी होंगे, उसकी ब्रॉडकास्टिंग भी होगी, बैठने की व्यवस्था होगी, सिक्योरिटी की व्यवस्था होगी, उनके रहने बैठने उठने खाने पीने सारे की व्यवस्था होगी। ये सारा अरेंजमेंट अगर कोई करता है, इतना उसका अच्छा व्यवस्थापन है, इतनी अच्छी उसकी कैपेबिलिटी है, पर ये होने के बाद आप क्या ये उसको ये कहेंगे कि इसकी चेतना बहुत विकसित है? भाई, आप बिल्कुल ये नहीं कहेंगे कि ऐसा कोई मास्टरमाइंड आदमी है जिसने एक रैली ऑर्गेनाइज करी। अभी कितने सारे देशों के जो आते हैं, राष्ट्रपति आते हैं, भारत आते हैं, या भारत के जो नेता हैं वो बाहर भी जा रहे हैं, या कितनी कितनी चीजें हैं जो ऑर्गेनाइज की जा रही हैं। तो वो इतना बारीकी से मैनेजमेंट, आप समझ सकते हैं कि कितना उसके अंदर उनको एक एक चीज का ध्यान करना पड़ता होगा, और कितनी सिक्योरिटी उनको देखनी पड़ती होगी। तो उस व्यवस्था को जो कर पाता है, या जो टीम उसको कर पाती है इतनी बारीकी से, तो डेफिनेटली मेंटल जो उनका जो जिस तरीके का गठन है वो बड़ा डेवलप्ड तरीके का है, या एटलीस्ट कम से कम व्यवस्थित तो है। ऑर्गेनाइजेशन की पावर उनकी जो है बड़ी जबरदस्त है, ये तो निश्चित रूप से हम कह सकते हैं। या किसी की बुद्धि इतनी डेवलप्ड है कि मन के अंदर ही पूरे नॉवल का प्लॉट है, एक इतनी बड़ी पिक्चर है, 3 घंटे के अंदर आपको इतनी जबरदस्त चीजें दिखा सकती हैं, जो हो सकता है कि जीवन भर आपने जी के भी वो चीजों को अनुभव न किया हो। और वो आधी घंटे के अंदर इस तरीके की चीजें आप में अराइज कर सकती हैं, ऐसे इमोशंस आपको दे सकती हैं, ऐसे थॉट्स दे सकती हैं। एक 5 मिनट की नाट्य कोई चीज है, कोई नाट्य प्रस्तुति है, वो आपको इतने अंदर तक झकझोर के रख सकती है, ऐसी प्रस्तुति दे सकती है। देखिए आप किस तरीके का आजकल जितने भी रियलिटी शोज हैं वो कैसे आपके इमोशनल बीइंग को एकदम मैनिपुलेट करते हैं। आप देख नहीं पा रहे ये चीज, तो आप क्या ये बोलते हैं कि वो कितनी जबरदस्त चेतना है? हम तो ये शब्द काम में नहीं लेते। या कोई ऐसा व्यक्ति जो इस तरीके का ऑर्गेनाइजेशन करता है, उसको हम तो नहीं कहते इसमें देखो कितनी जबरदस्त चेतना है। उसकी बजाय एक कोई सरल सीधा साधा व्यक्ति है जिसको बेचारे कोई अपने खुद के एक कमरे तक का ऑर्गेनाइजेशन का पता नहीं कि उसको कैसे साफ रखा जाए। हालांकि ये कोई आदर्श स्थिति नहीं है, पर ये कोई चेतना का मानक भी नहीं है, ये मापदंड भी नहीं हो सकता कि इसने अपना बिस्तर ही सही नहीं रख रखा तो ये कैसे चेतना का व्यक्ति हुआ। तो अब मेंटल बीइंग की जहां तक बात है, आपने अपने विचार से पूरे देश को प्रभावित कर रखा है, पूरी मनुष्य जाति को प्रभावित भी कर रखा है।
तो भी हम ये थोड़ी कहेंगे कितना चैतन्य व्यक्ति है, हाँ कितना प्रभावशाली व्यक्तित्व है, इतना तो कह सकते हो, पर कितनी जबरदस्त चेतना है ये थोड़ी कह सकते हो आप। ये थोड़ा सा अंतर हो गया इस बात में। अच्छा, दूसरे आपके इमोशनल बीइंग है, आपके वाइटल बीइंग है, पावर का जो एस्पेक्ट है। आज जो नरेंद्र मोदी या कोई भी ऐसा राजनेता देश के अंदर 8 जगह एक ही दिन में रैली कर रहा है, जिसको सोने उठने बैठने का कोई पता नहीं है, जो भारत के विदेशों के अंदर जा रहा है, 4 देशों की यात्रा कर रहा है, जहां समय जो है सूर्य का उगना छिपना एक अलग समय हो जाता है, घड़ी जो है शरीर की सारी विपरीत हो जाती है, और वहां जो लेवल ऑफ आपके प्रेजेंस ऑफ माइंड जो है कितना आपको जरूरत पड़ती है, क्योंकि आपका छोटा सा निर्णय, आपकी बॉडी लैंग्वेज, उसको जब आपकी खुद की देश की मीडिया, स्पेशली भारत की जिस तरीके की होस्टाइल मीडिया है, जो आपकी छोटी छोटी एक्ट्स को भी इतनी बारीकी से काट छांट करती हो, और इतनी परवर्सिटी तो शायद ही दुनिया में कहीं होती होगी, जो अपने ही देश को नीचे गिराने के अंदर लग रहे हैं, तो आप सोच सकते हो कि उसको अपने एक एक कदम को कैसे फूंक फूंक के रखना पड़ता होगा, पर कितनी उसको पावर की, वाइटल एनर्जी की जरूरत है, जो कितनी रैलीज को जो है संबोधित कर रहा है। कोई मेंटल बीइंग है, जो हम चेतना की बातें भी कर रहे हैं। आपके बिहार के अंदर तेजस्वी यादव ने जितनी भीड़ इकट्ठी करी, कोई साधक आके 20 जने भी इकट्ठे कर सकता है? ये बताओ मेरे को। कुर्सियां खाली रहे, उसका बेचारे टेंट हाउस का जो है खर्चा ही वापस नहीं आए, या वो कोई ऐसा जाके कोई रैली ऑर्गेनाइज करेंगे, ये हमारे साधक आए हैं, 10 जने उसकी बात नहीं सुनेंगे। पर उस साधक में और तेजस्वी यादव में आप ये कहोगे चेतना का आंकड़ा? तो आप इन दोनों को तुरंत अलग कर सकते हो ना, कि वाइटल बीइंग पावर तो दे रही है, पर उसने जितने जनों को, हम कहते हैं लालू यादव बड़ा करप्ट है, पर फिर भी आप देखो भीड़ कैसे झूम रही है। कौन ठीक ज्यादा है? उसको पता है कि लाइफ किस तरीके की है और उसकी शक्तियों को अपने उपयोग में कैसे लेना है, वो उस चीज की चाबी जानता है। आप साधक हो या कुछ भी हो, लाइफ जिस ट्यून के ऊपर डांस करती है वो जानता है, और वैसी ट्यून बजाता है कि बच्चे बच्चे को कौन से कार्टून की ट्यून जो है पसंद आएगी, वो उस चैनल को बनाने वाले या उस प्रोग्राम को बनाने वाले अच्छे से जानते हैं। माँ बाप कहते हैं सारे दिन ये क्या देखता रहता है, अजीब सी आवाजें आती है इसके अंदर से, फिर भी ये इतना इंटरेस्ट लेके क्या देखता है। अब माँ बाप को न समझ में आती हो, पर उनको तो पता है कि बच्चे को किस तरीके से हमको एंटाइस करके रखना है, उसको कैसे हमको बांध के रखना है। वैसे ही न्यूज चैनल जानते हैं उनको कि आपको किस तरीके से बांध के रखना है। ये थोड़ी वो आपको न्यूज दे रहे हैं, न्यूज तो एक भी चैनल नहीं दे रहा भाई। वास्तव में कौन सा चैनल न्यूज दे रहा है आपको? ग्राउंड लेवल की तो वास्तव में न्यूज दे भी नहीं रहा, और आपकी मानसिक उतनी कोई कैपेबिलिटी भी नहीं है कि आप सच्चे रूप में कोई न्यूज को देख सको। भाई आप न्यूज किस धरातल के ऊपर आकलन करेंगे? आपके खुद के तो विचार है नहीं ना। मेरा खुद का कोई स्टैंड पॉइंट ही नहीं है, तो मैं उसका आकलन करूंगा किस आधार के ऊपर? तो वाइटल बीइंग जो है आपको पावर देती है, पर आप देखिए इस समय पावर किन लोगों के पास है। आपकी जो वाइटल बीइंग है, आप किसी हायर उद्देश्य के लिए जाते हैं तो कितनी भीड़ इकट्ठी हो पाती है देख लीजिए, और जहां भीड़ इकट्ठी होती है तो तुरंत उसके पीछे आप देख सकते हैं कि उनको पावर मैनेजमेंट या उनको जो मानव प्रकृति है उसका मैनेजमेंट अच्छे से आता है। आज कोई सदगुरु का आश्रम होगा, वो पैकेज दे देंगे आपको कि 50,000 रुपए लगेंगे, इसमें हम आपको जो इतना खाना खर्चा ये सारा जितना भी है, वो बहुत अच्छा पैकेज दे के, और आदमी को भी अच्छा लगता है, हाँ मैं दे रहा हूं। वहां जितनी भीड़ आपको नजर आ रही है, वहीं कोई अगर एक सच्चा साधक है, उसके पास बेचारे के पास 3 जने, उसके पास तो कोई उसके राशन पानी लाने के लिए ही नहीं मिलेंगे, क्यों? उसको पता नहीं ना, या हमारी वाइटल जो है अभी उसके प्रभाव में नहीं है। अब जहां तक फिजिकल बीइंग की बात है, फिजिकल बीइंग के अंदर एक ऐसा कोई पहलवान है, और इवन मां के पास हम देखें, प्रणबदा थे, वो तो रेसलर थे, बॉक्सिंग के चैंपियन थे वो तो क्या हम मां के शरीर को, फिजिकल बीइंग को देख के
और प्रणबदा के फिजिकल बीइंग को देख के क्या ये कहेंगे कि इसमें ज्यादा चेतना है या इसमें कम चेतना है? या कोई बोझा उठाने वाला व्यक्ति जो बाजार के अंदर 1.5-2 क्विंटल वजन एक साथ उठा सकता है, तो क्या हम उसको ये कहेंगे कि ये चेतना से संपन्न व्यक्ति है और ये तो बिल्कुल बुढ़ा व्यक्ति है, इसमें क्या चेतना होगी? तो इसको हम एटलीस्ट कम से कम इससे अंतर करना शुरू करें कि ये जो बीइंग्स हैं, हमारे इंस्ट्रूमेंट्स हैं, वो कितने डेवलप्ड हैं या कितने डेवलप्ड नहीं हैं, वो हमारी चेतना के मानक बिल्कुल भी नहीं हो सकते। पहले ये बात तो शायद क्लियर होनी चाहिए कि हमारे इंस्ट्रूमेंट्स का डेवलपमेंट हमारी चेतना के डेवलपमेंट का उनका सूचक या मानक नहीं हो सकता। अब चेतना की अभिव्यक्ति, जब हम चेतना की अभिव्यक्ति की बात करते हैं, हेलो हेलो, यहां तक जो बात करी इसमें क्लियर है क्या, जिससे कि अपन इससे थोड़ा सा आगे चलें? या इसमें कोई प्रश्न है तो पहले वो ले लेते हैं, फिर इससे थोड़ा सा आगे चलते हैं। नंदकिशोर जी, इसके अंदर जो इतना डिस्कशन है शायद वो क्लियर है, या इसके अंदर कोई अपने कोई डाउट है या कोई इस तरीके की बात है कि जो क्लियर न हो? हाँ बिल्कुल क्लियर है भैया। ठीक है, तो अब इससे अपन थोड़ा आगे चलते हैं। अब थोड़ा आगे के अंदर ये है कि ये एक आम व्यक्ति है जिसके अंदर ये भाग विकसित हो सकते हैं। उसका फिजिकल बीइंग विकसित हो सकता है, उसका वाइटल बीइंग भी जो है उसमें जो अपने तरीके की फीलिंग्स हैं, जो भी इमोशंस हैं, वो विकसित हो सकते हैं। या उसके अंदर थॉट्स हैं, क्योंकि थॉट तो हर जने के आते हैं, वो भी उसके अंदर हो सकते हैं। पर क्या उसकी तुलना, ऐसे व्यक्ति की तुलना आप भगत सिंह से, लाला लाजपत राय से, चंद्रशेखर आजाद से, या कोई ऐसा व्यक्ति है जिसने समाज के जीवन के लिए अपने जीवन को आहुति दे रखी है, क्या हम उससे उसकी तुलना कर सकते हैं? चाहे वो सामान्य तरीके से इंस्ट्रूमेंट उसका विकसित हो, और एक फ्रीडम फाइटर है जिसका बेचारी का जो माइंड है वो विकसित नहीं है, और देश के लिए जान जो है वो हथेली के ऊपर एनी टाइम रख रहा है, और इतनी जबरदस्त उसके अंदर भावना है। आप अपनी उसमें इतिहास में कहानियां देखिए, कितनी जो औरतें हैं उन्होंने जौहर किया है, तो क्या बौद्धिक क्षमताएं, उस जिसको हम मानसिक क्षमताएं कहते हैं, बौद्धिक नहीं, मानसिक क्षमता, या उनमें क्या शारीरिक ऐसी क्षमता थी कि वो जलती हुई अग्नि के अंदर नीचे गिर गई? या जो अपने स्वाभिमान के लिए जिन्होंने अपने प्राणदान कर दिए, जिसको हम नियर एंड डियर मानते हैं, अपने बच्चे तक की आहुति दे दी, तो उसकी तुलना क्या हम कोई अच्छे से विकसित कोई व्यक्ति जिसको हम ये कह रहे हैं इंस्ट्रूमेंट उसका विकसित है, उससे उसकी तुलना कर सकते हैं? कोई पन्ना धाय से या कोई महाराणा प्रताप है, ये मानिए आप, उनसे किसी ऐसे व्यक्ति की जो मानसिक क्षमताएं जिसकी जबरदस्त रूप से विकसित हों, जो पूरे राष्ट्र की नीति के विषय में एक क्षण के अंदर ऐसी बातें बता सकता हो, योजनाएं बता सकता हो जो देश को दिशा दे सकती हैं, क्या आप ऐसी की तुलना उससे कर सकते हैं? पर आप इसके साथ ही महाराणा प्रताप की तुलना क्या गुरु गोविंद सिंह के साथ कर सकते हैं? मतलब शारीरिक शौर्य की अगर जहां तक बात हो, या जो चीज उनके अंदर अभिव्यक्त हुई है, कौन सी चीज है जो उनको डिफरेंशिएट करती है? आप तो उनको समकक्ष बिठा ही नहीं सकते उस तरीके से।
बहुत ज्यादा हमारे लिए प्रेरणा के स्रोत हैं। पर जहां हम गुरु गोविंद सिंह की बात करते हैं, वहां उनके समकक्ष हम ये किसी भी नाम को हम रख ही नहीं सकते। अब इसके आगे चलें, क्या हम चंद्रशेखर आजाद है, भगत सिंह है, इन्होंने अपना जो त्याग किया, जिस तरीके का त्याग किया, विवेकानंद जी ने तो वैसा कोई त्याग किया ही नहीं। भी प्राणदान करना, जिसको सबसे बड़ा दान, क्योंकि आजकल कितना ज्यादा हम इससे चिपटे हुए हैं कि इतना सबसे बड़ा दान कर दिया इन्होंने। अरे भाई, तुम्हारे प्राणों की वास्तव में कीमत भी क्या है? वो तो यूं भी चले जाएंगे, तुम्हारे हाथ में थोड़ी है। तुम सड़क पे जा रहे हो, कोई ट्रक आपको कुचल के चला जाएगा, क्या कीमत है आपके प्राणों की यूं देखा जाए तो? आप अगर कोई सच्ची अभिव्यक्ति कर रहे हैं, आप किसी उद्देश्य के लिए जी रहे हैं, तो आपकी कीमत है। अदरवाइज तो कोई कीड़ा मकोड़ा मर जाता है और आप मर जाते हो, कितना का अंतर है भाई? कोई मधुमक्खियां बैठ के शोक करती हों अपने कोई साथी के लिए, या आपका परिवार शोक करता हो अपने साथी के लिए, मतलब दोनों में क्या विशेषता है ऐसी? क्योंकि आपका उससे भावनात्मक थोड़ा जुड़ाव आपको लगता है था, इसलिए ही तो है। कोई कोई अमेरिका में मिस्टर एक्स अभी मर गया हो, आपको क्या फर्क पड़ रहा है उस बात से? पर यह पता चला कि उस मिस्टर एक्स को आप कोई समय मिले थे, तो थोड़ी भावना जगती है आपके। और वो मिस्टर एक्स अगर आपका मित्र था तो बड़ी और थोड़ी भावना जगती है। और पता चले वो मिस्टर एक्स आपका कोई ब्लड रिलेशन वाला था, तब तो सारा ही फर्क पड़ जाता है। तो इस तरीके से जब प्राणदान उन्होंने किया नहीं, उन्होंने कोई अपने प्राणों की आहुति थोड़ी दी, या सारे लोगों ने अपने प्राणों की आहुति थोड़ी दी है। तो आप उनको, कि आप भगत सिंह को और जो विवेकानंद को जो सिरमौर हम बना के रखते हैं संस्कृति का, हम आदर्श जरूर कह सकते हैं चंद्रशेखर आजाद को, पर क्या दोनों को एक पायदान पे खड़ा करेंगे? तो कौन सी चीज है वो? इंस्ट्रूमेंटेलिटी है? बिल्कुल नहीं है। तो इंस्ट्रूमेंटेलिटी के हिसाब से तो इनकी कभी भी तुलना की ही नहीं जा सकती। आज आप महाराणा प्रताप को और विवेकानंद जी को एक पायदान पे कैसे खड़ा कर देंगे, जबकि शरीर तो महाराणा प्रताप का ऐसा था कि उनका भाला हमसे नहीं उठता। एक एक जो उनका जो कवच है, सारी चीजें हैं, वो पूरा तो एक ट्रक लोड सामान है, जिसको लोड करने में ही कितने जने लगेंगे, वो अकेले उसको सारे को उठा के और युद्ध करते थे। तो शारीरिक क्षमता तो आप कल्पना नहीं कर सकते उनकी। हम तो बहुत हैं उसके उन क्षमताओं के समक्ष। तो ऐसी विराट क्षमताएं हमारे देश के अंदर हुई हैं, तो उनका जो योगदान है या जो उनके थ्रू एक्सप्रेस हुआ है, आज सती अनुसुईया है, आप उसकी कहानी पढ़ते हो तो वो क्या मेंटल के कारण थी, या कोई इमोशनल बीइंग के कारण थी, या फिजिकल के कारण थी? मतलब क्यों आपकी आदर्श है वो? क्या चीज थी जो अभिव्यक्त हो रही थी? जो सती बनी है, कितने हमारे सती प्रथा थी, अभी तो उसका जो भी रूप इन्होंने अपना लिया, पर सतीत्व क्या यूं ही आ गया? किस कारण से उसके अंदर कौन सी चीज अभिव्यक्त हुई जो उस चीज को महत्व प्रदान करती है? और एक विवेकानंद को और आप एक रामकृष्ण की क्या तुलना कर सकते हो? जबकि इंस्ट्रूमेंट के हिसाब से देखा जाए तो विवेकानंद जी का इंस्ट्रूमेंट तो जबरदस्त रूप से जो एडवांस था। उनका गायन सुन के यशोदा माँ जो थी, कृष्ण प्रेम की गुरु, उन्होंने कहा मैंने जीवन में खाली 2 ही जनों का इतना सुंदर गायन सुना है। क्या तो विवेकानंद जी का। हालांकि विवेकानंद जी के समय यशोदा माँ तो स्कूल गर्ल थी, बहुत छोटी थी। तो उन्होंने कहा क्या तो मैंने विवेकानंद जी को गाते हुए सुना है, क्या दिलीप कुमार रॉय का को गाते हुए सुना है। इतना सुंदर गायन तो मैंने आज तक जीवन के अंदर सुना ही नहीं। और उनको, दिलीप कुमार रॉय को तो कह रहे भगवान कृष्ण स्वयं सुनने के लिए आते थे, श्री अरविंद खुद सुनते थे उनको। तो इनको किस तरीके से हम आकलन करें इनका? क्या इंस्ट्रूमेंट्स के आधार पे आकलन कर सकते हैं इनका?
तो एक तुरंत एक कितना बड़ा विभेद हमारे सामने उठना शुरू हो जाता है कि इन लोगों को भी हम एक पायदान के ऊपर नहीं बिठा सकते। इंस्ट्रूमेंटेलिटी की तो बात ही दूर है, पर जो एक्सप्रेशन या जीवन में उन्होंने जो काम किया है, या कोई एक ऐसी चीज है जिसको हमारी संस्कृति अलग अलग हायरार्की के ऊपर, उनको अलग अलग स्तरों के ऊपर बिठाती है। आज एक देशभक्त को एक स्तर के ऊपर बिठाती है, समाज सेवी को एक स्तर के ऊपर बिठाती है। आज हम आदर्श के रूप में शिवी को तो बना सकते हैं, या कर्ण को तो हम एक आदर्श के, कितना बड़ा आदर्श हम उसको मानते हैं, जबकि उसने तो बहुत बड़ा दान, हमारे एक नैतिक प्रकृति के हिसाब से उसने बहुत बड़ा दान किया, हमारे लिए एक आदर्श के रूप में तो स्थापित हो सकता है। पर हम कर्ण से ऊपर के भी आदर्श को मानते हैं। कर्ण से हम कोई रुक थोड़ी जाते हैं कर्ण के साथ ही। महाभारत के अंदर देखिए कितनी विशिष्ट जो है अभिव्यक्ति हुई है। इंस्ट्रूमेंट के हिसाब से तो एक से एक बढ़ के है, और स्त्रियां भी हैं, वो कोई कमजोर थोड़ी थी। आप वर्णन अगर पढ़ेंगे, सीता जी की कैपेबिलिटीज का वर्णन पढ़ेंगे, जो कुंती है उसका वर्णन पढ़ेंगे कि उनकी चरित्र की क्या विशेषताएं थी। आप सुभद्रा का है, किसी का एक का भी वर्णन पढ़ लीजिए, वैसा तो आज पूरे विश्व में एक भी उदाहरण नहीं मिलता। तो जहां तक इंस्ट्रूमेंटेलिटी की बात हो तो एक से बढ़ के एक थे। तो कौन सी चीज है जो उनके अंदर भेद कर देती है, उनके अंदर अंतर ला देती है? तो चेतना की भी बढ़ती हुई अभिव्यक्ति का जो प्रकाश है, इंस्ट्रूमेंट तो बहुत दूर रह जाता है, ये उसके अंदर कितना बड़ा अंतर कर देता है। दूसरे इंस्ट्रूमेंट, कुछ एग्जाम्पल्स में तो इंस्ट्रूमेंट बिल्कुल अलग, जैसे आप रामकृष्ण जी का अगर उदाहरण लें, तो क्या आप सोचते हैं कि उनके अंदर वो कॉम्प्लेक्सिटी ब्रेन की, जिसको आप ब्रेन कहते हो, जो आधुनिक क्षमताएं हैं आपकी, वो तो पढ़ना लिखना भी नहीं जानते थे। या जिस तरीके की उनकी नेचर थी, बड़ी ही ग्रामीण तरीके की, या जिसको आप एटिकेट्स कहते हो, वैसे तो उनमें कुछ नहीं थे। जिसको आप परिष्कृत प्रकृति, जिसको आप परिष्कृत प्रकृति कहते हैं, वैसा तो कुछ नहीं था। शरीर की भी बात करें तो आप शरीर देख सकते हैं उनका, वो तो उपलब्ध है, फोटोएं उनकी आप देख सकते हो। वो कोई पहलवान थोड़ी थे रामकृष्ण जी। तो आप इन किसी भी मानकों के ऊपर रामकृष्ण जी को कहां उतारेंगे? और फिर भी श्री अरविंद कह रहे हैं कि भगवान बुद्ध से 2000 वर्ष पूर्व की जितनी भी भारतीय आध्यात्मिकता है, उस सारे का उन्होंने अनुभव करके उसको पुनर्जीवित कर दिया है। और ये कह रहे हैं कि योग के अंदर मेरे को तो रामकृष्ण जी ने दीक्षित किया है, श्री अरविंद कह रहे हैं ये बात। तो रामकृष्ण जी के लिए बहुत हाई रिगार्ड्स हैं उनके। अच्छा, अब उनकी प्रकृति के बारे में, क्योंकि आज हम जो पुस्तकों से वर्णन पढ़ते हैं, तो रामकृष्ण जी के नजदीक, विवेकानंद जी से ज्यादा नजदीक और कौन हो सकता है रामकृष्ण जी के? अब विवेकानंद जी को एक समय और ये भ्रम उत्पन्न हो गया कि वो उनको छोड़ के और पवहारी बाबा के पास चले गए कुछ समय के लिए। और पवहारी बाबा जो है बिल्कुल इतने सीधे साधे निरक्षर और पर प्रकांड वेदांती, हवन करते थे, पूजा करते थे। मैंने उनका कोटेशन भी शायद आपको पढ़ के सुनाया था या नहीं सुनाया था, मेरे को ध्यान नहीं है। तो वो कभी किसी से मिलते नहीं थे, उनकी एज का भी लोगों को पता नहीं था, और इतना वो सिंपल तरीके से रहते थे। पवहारी उनका नाम इसलिए था क्योंकि लोगों ने उनको कभी भोजन करते देखा ही नहीं। वो खाली हवा का पान, लोग ऐसे मानते थे कि वो खाली हवा खा के ही रहते हैं, इसलिए पवहारी उनका नाम था। तो एक समय ऐसा आया कि विवेकानंद जी रामकृष्ण जी को छोड़ के और पवहारी बाबा के पास चले गए, और उनसे एक समय के बाद में, कुछ दिन उनके पास रहने के बाद में, और कहा कि मैं आपसे दीक्षा लेना चाहता हूं।
मैं आपको ये उदाहरण इसलिए दे रहा हूं क्योंकि सामान्यतः पुस्तकों के थ्रू आप जो इंप्रेशंस बना बैठते हैं उसका एक सच्चा आपको पता तो चलना चाहिए। भाई सबसे पहले तो विवेकानंद जी जैसा व्यक्ति और रामकृष्ण जी के सानिध्य में अगर उसके भ्रम हो सकता है तो फिर बाद में हम जिस चेतना की बातें कर रहे हैं हमको तो शायद हमारे जितने भी पैरामीटर्स हैं दोबारा सेट करने की जरूरत है। अब वो पवहारी बाबा के पास गए विवेकानंद जी, तो उन्होंने कहा कि बाबा मैं आपसे दीक्षा लेना चाहता हूं। उन्होंने हाँ भी कर दिया कि चलो ठीक है, कल आ जाना और मैं आपको दीक्षा दे दूंगा, पर तुम अपने जो गुरु जो पहले थे उनसे तुम अनुमति ले लेना। उन्होंने कहा ठीक है। उन्होंने ध्यान किया विवेकानंद जी ने, तो रात को बड़ा मायूस चेहरा उनको रामकृष्ण जी का नजर आया, विवेकानंद जी का, एक आंख में आंसू। अब उन्होंने कहा भाई ऐसे चेहरे को देख के तो, क्योंकि हाई रिगार्ड तो थे ही, ये तो हो नहीं सकता कि विवेकानंद जी कोई आम व्यक्तित्व थे, कितनी छोटी उम्र के अंदर और पूरे विश्व में हिंदुत्व को जो उन्होंने परचम अगर लहराया है तो वो तो भगवान की विभूति थे। तो रामकृष्ण जी का एक उदास चेहरा और उनको ध्यान में नजर आया, तो उन्होंने दूसरे दिन उस विचार को त्याग दिया। 2 बार 3 बार ऐसे करते करते अल्टीमेटली उन्होंने ये विचार त्याग दिया कि नहीं भाई ये तो मैं नहीं कर सकता। तो वो वहां से आ गए पवहारी बाबा को छोड़ के। हालांकि बहुत उन्होंने उनका वृत्तांत भी लिखा है, अगर तुम इंटरनेट पे खोज करोगे तो उन्होंने उनका जीवन का वर्णन दिया है और बहुत ही सुंदर वर्णन है। वो हमारे जो आज तक की पढ़ी लिखी चीजें हैं उन सबको तोड़ देता है उसके थ्रू। इतनी सॉफ्ट चीजें हैं। वास्तव में तो क्या है कि हमारा कल्चर उतना नहीं है, हम कल्चर्ड नहीं है, इसलिए जो ऐसी चीजों के थ्रू अभिव्यक्ति होती है हम उसको पहचान ही नहीं पाते कि उसमें क्या चीज उन्होंने अभिव्यक्त कर दी है। तो आप ये देखिए कि वास्तव में आप जब व्यवहारिक तौर पे देखते हैं तो आपको वो चीजें वैसी नजर नहीं आती। तो एक ये उदाहरण है। अच्छा, इसके बाद में अब एक ऐसा उदाहरण लेते हैं जिसमें ये कोई भी मानक लागू नहीं होते आपके इंस्ट्रूमेंटेलिटी के। अब आप ये देखिए कि अवतारों की हम बात करते हैं, हमारी संस्कृति में कितने सारे ऐसे अवतार हैं जो तो मनुष्य शरीर के अंदर भी नहीं है। आप मत्स्य अवतार की बात करें तो आप कौन से इंस्ट्रूमेंट से उसकी तुलना करेंगे ये बताइए। वही ये तो है नहीं खाली नाम ऐसा था, रूप भी उनका तो मछली का ही था। तो मछली के फिजिकल की, वाइटल की और माइंड की आप क्या बात करेंगे। भाई मछली तो मछली ही हो सकती है। या आप कच्छप अवतार की बात करेंगे, अब भगवान कछुए के रूप में हैं तो उनकी जो अभिव्यक्ति होगी, ये तो है नहीं कि भगवान बहाना बना के ये रूप बना रहे हैं, कि उनको किसी से बहाना बनाने की जरूरत तो नहीं हो सकती। बहाना तो आप और हम बनाने की कोशिश करें क्योंकि हमसे अलग कोई चीज है। भगवान किससे बहाना बनाएंगे और उनको किसको छद्म रूप दिखाने की आवश्यकता है ये बताइए। उनको ये आडंबर करने की, किसी को भी प्रभावित करने की कोई जरूरत नहीं है। तो उन्होंने अभिव्यक्ति के अंदर अगर मत्स्य रूप अपनाया है तो क्या आप उसके अंदर आपके माइंड के या इंस्ट्रूमेंट के कोई भी मानक लागू कर सकते हैं। पर फिर भी आप किसी भी सबसे ऊंचे जो ऋषि है, महात्मा है, सन्यासी है, संत है, उसको और मत्स्य अवतार के साथ बिठा सकते हो। मतलब उसकी तुलना में उसको रख सकते हो क्या कि ये कच्छप अवतार है तो एक तरफ तो भगवान कछुए के रूप में है और कोई एक इतने प्रकांड कोई विद्वान हैं जो ये जानते हैं, जैसे मतंग मुनि थे या कोई और मुनि थे, उन्होंने शबरी को पहले ही बता दिया कि इधर राम जी आएंगे और वो ऐसा ऐसा काम करेंगे। शबरी तब से राम जी के इंतजार में थी। राम जी वहां पहुंचे तो शबरी ने उनको कहा भी मेरे गुरुजी ये बता के गए थे कि आप आएंगे। राम जी ने कहा अच्छा, वो पहले से बता के गए थे। अब आप ये तो कहते हो कि भी अवतार हैं ये तो।
राम जी तो अवतार थे, राम जी को नहीं पता है और शबरी के गुरु को आगे की पता है। तो आप तो ये कहेंगे कि इनके अंदर ऐसी ऐसी क्षमताएं हैं, तो भी बताइए अवतार के अंदर तो वो क्षमताएं ही नहीं है। क्या आवश्यकता है कि अवतार आपको उस तरीके के डिस्प्ले करे। अब हम मां के स्वयं के उदाहरण के ऊपर आए। मां की आपको जो जीवनी पता है, और श्री अरविंद उसका निरूपण कर रहे हैं कि स्वयं जगदम्बा और स्वयं परात्पर पुरुष श्री अरविंद के रूप में वहां होने के बाद भी श्री अरविंद के पत्रों में देखिए, इवन मृणालिनी देवी को वो लिखते थे कि मेरे पास मेरे खर्चे के लिए पैसे नहीं है। मां को समय समय के ऊपर अपनी साड़ियां जो हैं बेचनी पड़ती थी कि जिससे आश्रम का खर्चा निकल पाए। तो जो एक जगत जननी है और वो अपने खर्चे की व्यवस्था नहीं कर पा रही, तो उसको क्या ऐसे व्यक्ति से सलाह लेनी चाहिए क्या, या फिर क्या ऐसा व्यक्ति चेतना के एक उच्चतर पायदान पे है, जिसके पास धन है, संपत्ति है, या जिसको हम कहें कि महालक्ष्मी महाकाली सारे रूप मां में समाये हुए हैं, तो वो महालक्ष्मी क्या अपने आश्रम का भरण पोषण नहीं कर पा रही? इन सारे विचारों को आप जब मंथन करेंगे तो हमने जो भी अपने मानदंड बिठा रखे हैं वो सारे टूट जाते हैं, वो तितर बितर हो जाते हैं। तो वास्तव में चेतना एक कोई इनसे बिल्कुल परे की चीज है जो अपने आप का गठन करती है। और आप जिस दृष्टिकोण से शरीर को, मन को, प्राण को समझते हैं, स्वयं उसने अपने तरीके से उनको और उनका गठन किया हुआ है। अभी इतनी बात के अंदर मेरे को ये बताइए कि आप क्या इसमें शंकाएं हैं, क्योंकि ये तो बहुत ज्यादा पेचीदा चीज है। अपन जिसको चेतना बोल रहे हैं, इसमें अब आप लोग हेलो हेलो हाँ भैया, मेरा नेटवर्क इशू था, मैं थी नहीं 5 मिनट तक। कोई नहीं, मैंने अभी लास्ट में एक ये उदाहरण दिया है। इन सब उदाहरणों के बाद में मेरे ख्याल से अवतार के अंदर जो भगवान ने कच्छप रूप या मत्स्य रूप अपनाया, उस बारे में तो हमारे क्लियर है कि चेतना का मैनिफेस्टेशन जो है वो आपके इंस्ट्रूमेंट के ऊपर भी निर्भर नहीं करता, उसके द्वारा भी वो वैसी क्रिया कर सकता है। भाई आप ये सोचिए कि मन, प्राण और शरीर ही एकमात्र इंस्ट्रूमेंट्स नहीं है। भगवान को ये पसंद आ रहा है, इसलिए उन्होंने ये इंस्ट्रूमेंट्स काम में ले रखे हैं। उनको अगर कोई दूसरे इंस्ट्रूमेंट्स की जरूरत पड़े, अगर वो अपनी अभिव्यक्ति एक्सरे के आधार पे करना चाहे, तो कौन रोक लेगा उनको? एक ऐसी अभिव्यक्ति, और आपको ये क्या पता कि इस जगत के अंदर ही, क्योंकि मां स्वयं कहती है कि इस जगत में ही और बहुत सारे जगत ऐसे हैं, पर वो अलग वेवलेंथ पे काम करते हैं। आपको एक्सरे नहीं नजर आता, आपको मोबाइल वेव्स नजर नहीं आती, तो क्या वो होना बंद थोड़ी हो गई? इसलिए अभिव्यक्ति आपके जो सेंस ऑर्गन्स हैं उनसे परे भी है। हाँ, पर अपने सेंस ऑर्गन जिस तरीके से हैं, वो जितना परसीव कर पाते हैं, स्वयं उनकी पोटेंशियलिटी भी बहुत ज्यादा है, हम बहुत सीमित तरीके से कर पा रहे हैं। लास्ट में मैंने जो उदाहरण दिया वो स्वयं श्री मां और श्री अरविंद का उदाहरण दिया कि हम ये कहते हैं कि वो स्वयं जगत जननी जगदम्बा और स्वयं परात्पर पुरुष जो स्वयं सुप्रीम हैं, वो श्री अरविंद के रूप में आए। पर उनके जीवन वृत्तांत को हम अगर पढ़ें तो श्री अरविंद ने अपनी पत्नी के नाम जो पत्र लिखे हैं, वहां वो ये कहते हैं कि मेरे पास पैसे की कमी है, मेरे पास इतना पैसा नहीं है कि, तो इसलिए तुम कुछ दिन अपने पिता के पास ही रहो। उसके बाद में समय समय के ऊपर श्री अरविंद अपने एक जो मित्र थे, शायद वो मद्रास में थे या कहां थे, उनको समय समय के ऊपर भी मेरा खर्चा इस टाइम नहीं चल रहा है, इतने पैसे की जरूरत है,
अब आश्रम में कुछ और साधक बढ़ गए हैं, फिर श्री माँ आ गई थी। उस समय भी आश्रम की जो फाइनेंशियल कंडीशन है इतनी ज्यादा कुछ समय क्रिटिकल हो गई थी कि माँ को अपनी साड़ियां बेचनी पड़ी थी, या जिस भी तरीके से माँ ने अपने आश्रम की व्यवस्था करी, जो कि हम कह रहे हैं कि महालक्ष्मी है, वो तो सबकी माँ है, जो सारे विश्व की नियंता है, जो गणेश जी तक को अपनी गोद में खिला सकती है, जिसके पास सारे देवता आते हैं, जिनको इतनी ओकल्ट नॉलेज है, क्या वो अपनी पैसे की व्यवस्था नहीं कर सकती? उससे अच्छे पैसे तो किसी व्यापारी के पास होते हैं, और वो इनसे जो आश्रम में जितने लोग थे उससे ज्यादा तो एम्प्लॉई होते हैं उनके पास में। तो एक इंडस्ट्रियलिस्ट अगर उनकी व्यवस्था कर सकता है, तो जिसको आप जगत जननी बोल रहे हैं वो तो बिल्कुल इनइफेक्टिव है। तो आप किस तरीके से ये आकलन करेंगे? तो ये मैंने कुछ उदाहरण दिए हैं, इनके माध्यम से स्वयं इंस्ट्रूमेंटेलिटी भी उस चेतना को बाध्य नहीं कर सकती अपनी क्रिया करने के लिए। हाँ, पर मानसिक रूप से एटलीस्ट कोई बात करने के लिए हमको कहीं से तो शुरू करना होगा। हम अपने आप को कैसे समझें? इवन मन, प्राण और शरीर अलग अलग नहीं है। ये तो खाली चेतना अपने आप को कितने वाइब्रेशन के ऊपर मेंटेन करती है, क्योंकि शरीर अपने आप में स्थूल नहीं है। आप जिस तरीके से अपने आप को स्थूल मानते हैं, अगर वैसा ही होता तो इसके तो आपके बहुत सारे उदाहरण हैं। इवन जो साईं बाबा थे पुट्टपार्थी के अंदर, कितने ऐसे उदाहरण हैं जहां उन्होंने लोगों को, एक व्यक्ति उनके पास आया, उसका वीजा खो गया, वो उनके पास गया कि साईं बाबा मैं क्या करूं? उन्होंने कहा अच्छा ठीक है, वो एक पास में गेट है उसके अंदर घुस जा। वो घुसा और वो गेट बंद होती वो अपने आप को अपने देश के अंदर पाता है। अब आप इसको कैसे एक्सप्लेन करें? अगर बॉडी आपकी फिजिकल है तो वो वहां जो पहुंचा वो कौन पहुंचा? आपकी अगर बॉडी फिजिकल है तो कोई आपके इमोशनल बीइंग में कोई डिस्टरबेंस आता है, तुरंत आपके फिजिकल के ऊपर असर आता है। देखिए आप आपके शरीर के ऊपर, मतलब वो ही भोजन आप करते हैं, उसी सोसाइटी के अंदर रहते हैं, उसी परिवार में रहते हैं, या उसी आश्रम में रहने के बाद सेम भोजन, सेम परिवेश, सारी चीज करने के बाद भी आपके सबके शरीर अलग अलग तरीके से प्रतिक्रिया करते हैं, उस वातावरण से लेके, सारी चीजों से लेके। तो शरीर भी अपने आप में आपका जो साइकोलॉजिकल स्ट्रक्चर है उसको रिफ्लेक्ट करता है, उससे कहीं ज्यादा आपका जो वैचारिक जो स्ट्रक्चर है उसको एक्सप्रेस करता है, और उसके बाद धीरे धीरे वो आपकी जो हाईएस्ट चीजें हैं उसका दर्पण है एक तरीके से। हाँ, पर अभी स्थूल है, आप भी नहीं जान पाते, और उतना आप अभिव्यक्त भी बहुत थोड़े रूप में कर पाते हैं। तो ये कुछ हम जो इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में सोचते हैं, और चेतना क्या है, अभी तो हम उसके कितनी जटिलता है उस जटिलता में जाने की कोशिश कर रहे हैं। पहले तो इस जटिलता में अब जो प्रश्न उठे हैं, क्योंकि ये तो बहुत ज्यादा जटिल हो गया प्रश्न, इतना इजी नहीं है। इवन माँ जो आगे कह रही है, हमको लगता है कि बड़ी एकदम सहज बात है कि एक तो कोई बहुत अच्छा हारमोनियम बजाना जानता है, पर उसके द्वारा भी वो जानने वाला खाली हारमोनियम ही अपने आप में उपकरण नहीं है। आप एक चीज तो ये समझना सीखिए कि आप ये सोच रहे हैं कि हारमोनियम ही उपकरण है, बजाने वाला भी उपकरण है उस चेतना का। आप जो अपने आप को मानते हैं हारमोनियम के साथ साथ या उस वाद्य यंत्र के साथ साथ, आप खुद भी उपकरण हैं। वो उपकरण जितनी ही उच्चतर चेतना से जुड़ता है उतनी ही प्रबल अभिव्यक्ति कर सकता है। आप बहुत अच्छा कोई चैनल हैं, पर वो चैनल अच्छी होने के बावजूद अगर कोई गंदी कोई चीज से वो जुड़ी हुई है तो उसके माध्यम से वो ही चीज आएगी। किसी टंकी के अंदर कीचड़ है, आपने पाइप उसके अंदर कोई पतले पाइप की बजाय कोई बहुत मोटा पाइप लगा दिया, प्लस उसमें जो ट्रांसफरेंस है कि उसमें जो फ्लो किस तरीके से करेगा वो बहुत सुचारू कर दिया, और उसके अंदर फोर्स भी बढ़ा दिया। मतलब फिजिकल क्या है कि पाइप की भौतिक संरचना कि पाइप मजबूत है, उसमें गर्म आएगा ठंडा आएगा तो भी वो सहन कर लेगा।
पावर क्या है कि कितने फोर्स से उसके अंदर कोई चीज जा पा रही है, और उसमें किस तरीके के वाइब्रेशंस या कितनी चीज जा पा रही है, वो बहुत अच्छा भी हो, पर अब आपका स्रोत आपने जिससे जोड़ रखा है वो टंकी जो है, क्या तो खारे पानी की है, या फिर कोई कीचड़ की है, और या फिर कोई गंगा जल की है, तो सारा ही फर्क पड़ जाएगा। आपका इंस्ट्रूमेंट इसमें क्या करेगा? तो इसलिए अभिव्यक्ति जो है इंस्ट्रूमेंट पे तो आधारित है ही है, पर उससे ज्यादा कहीं बड़ी उसका आधार इसके ऊपर है। आप ये सोचिए कि मीराबाई ने जो अपने भजन लिखे, आज अगर उसको विश्व का टॉपमोस्ट सिंगर जिस कलात्मकता के साथ गा जाएगा, आपको लगता है इकतारे के ऊपर मीराबाई ने वैसा गाया होगा? वो कोई शास्त्रीय संगीत की तो जानकार नहीं थी, और जो चीज उसके थ्रू अभिव्यक्त हुई हैं, चिन्मय चीज है वो। तो वो भजन आप भी गाते हैं और आप आरोहण करने की उन शब्दों के माध्यम से उस भाव में जाने की कोशिश करते हैं, पर उनके तो उल्टी क्रिया हुई थी। वो शब्द के थ्रू भाव में नहीं गए थे, वो भाव के थ्रू शब्द आए थे। तो अब इससे आप समझने की कोशिश करिए कि जिस इंस्ट्रूमेंटेलिटी की जो पियानो वगैरह का उदाहरण मां दे रही है, उसको और थोड़ा पीछे लेने की कोशिश करो कि आप खुद भी, क्योंकि मां भी उस तरीके से ही समझा रही है। मां कोई पियानो को थोड़ी समझाने की कोशिश कर रही है। मां ये समझा रही है कि आपका मन प्राण शरीर भी इंस्ट्रूमेंट है। तो इस तरीके से हम इस सारी चीज को देख सकते हैं। अब इस विषय में अगली बार फिर हम इससे शुरू करेंगे, पर इससे पहले आप सबके लिए ये अब बाध्यता है कि आप इसको मंथन करें और इन पॉइंट्स को नोट डाउन करना शुरू करें, क्योंकि चेतना ही, हम जिस फील्ड में जा रहे हैं, चेतना तो एक फंडामेंटल चीज है भाई। हम बार बार चेतना की बातें करते हैं, तो अब हम और ज्यादा इस कॉम्प्लेक्सिटी में, क्योंकि सबसे पहले तो क्लैरिटी नहीं आएगी। क्लैरिटी खाली इस चीज में थोड़ी है कि ये चेतना है, उस जटिलता को, या हम जितना छोटा उस विषय को मान रहे हैं, उस जटिलता को समझना भी तो क्लैरिटी है। आप सोच रहे हैं कि आप जिस धरातल पे खड़े हैं वो बहुत छोटा सा धरातल है, जबकि ऐसा नहीं है, वो तो पूरा जगत है। ये जटिलता को समझना भी क्लैरिटी है, और वो सबसे पहली क्लैरिटी है। ये अब आप सारे इस विषय में अपने अपने नोट्स बना के, और अगली बार हम इसी से शुरू करेंगे। सबसे पहले तो इसकी जटिलता क्या है कि हम सामान्यतः कोई अच्छा, किसी ने अभिव्यक्ति करी, बहुत सुंदर फीलिंग आई, तो हम कह देंगे बड़ी अच्छी चेतना में। हम कैसे कहें कि ये बहुत अच्छी चेतना में है या बहुत खराब चेतना में है? हो सकता है आपके पास एक व्यक्ति है, वो अवतारी पुरुष है। राम जी जिस समय सीता जी के लिए रो रहे थे, तो वो ये थोड़ी वो दिखाने के लिए रो रहे थे। तो आप क्या कहेंगे कि ये तो त्रिगुण में उसके अंदर, प्रकृति के अंदर है, ये तो अभी भी देखिए रोने धोने का काम कर रहे हैं। ये कौन से महात्मा हुए? इससे तो ऐसे योगी हैं जो किसी चीज से विचलित नहीं होते। पर आप योगी की तुलना उससे कैसे कर सकते हो? तो आपके जितने भी पैरामीटर्स हैं, आपके जितने भी मानक हैं, सारे टूट जाते हैं। अब ये आप लोगों की सिंसियरिटी के ऊपर है, आप इसको बार बार कितना टटोलते हैं, क्योंकि मैं इसको कम से कम भी 2 महीने से इसी चीज को टटोल रहा हूं। मैं खुद इस चीज को 2 महीने से इसी चीज को डिफाइन करने की अपने आप के लिए कोशिश कर रहा हूं। हाँ, पर जो चीजें मेरे को समझ में आई है, हालांकि वो अपने आप में अल्टीमेट नहीं हो सकती, मेरे अपने अनुभव हैं, और रोज उस अनुभव की राशि है वो डेली बढ़ती जा रही है। पर कितना मैं उसको दे पाता हूं, वो तो उसके ऊपर निर्भर करता है कि आप उसको लेने के लिए कितनी ग्राह्यता या कितनी पात्रता रखते हैं। क्यों अभी तो जैसे ही क्रॉस क्वेश्चन अपन ने किया, आप खुद ये समझ पाते हैं कि हम इतने दिन से चेतना शब्द का उपयोग तो कर रहे हैं। जितने भी सारी चर्चाएं होती है आध्यात्मिकता को, शुरू ही चेतना से होती है। पर अगर उसको ये बोला जाए कि चेतना शब्द के ऊपर आप पिन पॉइंट कीजिए, उसको आप ये बताइए कि चेतना है क्या, तो जो समस्या हमारे सामने उत्पन्न हो रही है, इवन मां श्री अरविंद ने इतनी ज्यादा उसकी परिभाषा दे रखी है, समझा रखी है, तब हमारे सामने इतनी समस्या है। तो सामान्यतः तो इस शब्द का दुरुपयोग होता है। इनफैक्ट दुरुपयोग तो हर चीज का होता है। जितनी भी सारी चीजें हैं या आइडियाज हैं या जितने भी भाव हैं, वास्तव में तो उनका दुरुपयोग होता है।
तो हम इससे आगे आज तो नहीं जा सकते, पर हाँ अपने अपने नोट्स जो हैं वो अगर पहले आने शुरू हो जाएं तो बहुत अच्छा होगा। आपके नोट्स जो है वो रिफ्लेक्ट करेंगे कि आपके अंदर क्या क्या चीज गई है, एक चीज। दूसरे, उसका सबसे बड़ा उपयोग ये होगा कि हम अपने धरातल को ये समझना शुरू करेंगे कि हम जिस रूप में ये समझ रहे हैं वैसा है या नहीं है। आप लिख के देंगे तो उसके ऊपर ये चर्चा हो पाएगी, आप जो बात कह रहे हैं तो वास्तव में वैसा है या नहीं है। तो ये एक चर्चा का विषय होगा और जिससे हम आगे चल पाएंगे। जैसे एक हम स्टूडेंट का होमवर्क चेक करते हैं, उसने अपनी मेहनत करी, तब हम ये कहते हैं कि तेरी ग्रामर में ये अशुद्धि है, जो तूने ये इस तरीके से लिखा है, ये शब्द जो है ये अशुद्ध है, ये बात को ऐसे नहीं कहना चाहिए। भाई हम डेवलपमेंट तो हमारा इसी तरीके से होगा ना, कि हम आगे से आगे और बारीकी से इस चीज को समझ पाएंगे। तो इस इश्यू के ऊपर आप अपने अपने नोट्स जो हैं लिखित में बनाइए और ये पहले ही मेरे को भेजना शुरू कर दीजिए, जिससे हम उसकी चर्चा कर पाएंगे। इसको अभी यहीं अपन छोड़ देते हैं। कोई बात है तो बोलिए, नहीं तो इसके बारे में नोट्स तो आप ये मानिए कि अगर वास्तव में आपके पास कोई ऐसी बात नहीं हो गई कि कोई ऐसी इमरजेंसी नहीं आ गई, तो इसके पीछे अब अगर हम जितनी इंटेंसिटी देंगे इन विषयों के ऊपर, उतना ही ये हमारे अंदर जाएंगी। जितना आप इसमें प्रगाढ़ रूप से और गहन चिंतन करेंगे और इसकी परतें खुलती जाएंगी। तो ये हम संकल्प लेके तो उठना ही पड़ेगा कि ये सारे अपने अपने तरीके के, और एकदम से ये सहज नहीं होगा, क्योंकि लिखने की प्रक्रिया तो आप सारे लोग करते भी नहीं हैं। तो शुरू में लिखना थोड़ा सा मुश्किल होगा, पर शुरू तो करना होगा, और इसीलिए अपन ने ये एफर्ट शुरू किया था। तो इसके साथ यहीं रोक देते हैं। अगर किसी के कोई बात है तो बोल दीजिए। भैया आज यही खत्म करते हैं। हाँ यही बोलता हूं, मैं यही बोल रहा हूं। ठीक है। हाँ भैया, जय श्री माँ। जय श्री माँ।